मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। तिल की फसल से अधिक उत्पादन के लिए जरूरी सलाह। गूटी विधि से अमरूद के नए पौधे तैयार करने की तकनीक। खरीफ फसलों में तिल का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसका उत्पादन साल में 3 बार लिया जा सकता है, जिसकी बाजार मांग सबसे अधिक है। इसे देखते हुए किसानों के लिए तिल की खेती काफी लाभकारी है। तो जिन किसान भाइयों ने तिल की बुआई की है और उससे अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी लेते हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजराज सिंह कसाना से। देश की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल है तिल। तिल की फसल का उत्पादन खासकर ऐसी जगहों पर जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, ऊंची नीची जमीन है या हल्की जमीन है, उन क्षेत्रों में तिल का उत्पादन किसान भाई करते हैं। तिल से भी हम अच्छा सा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और उससे हम अच्छा फायदा प्राप्त कर सकते हैं। 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अगर अपन बात करें तो लगभग 15 से 20 दिन या महीने भर की स्टेज का है, तो उन किसान भाइयों को अपने खेत में पानी की उपलब्धता के अनुसार यूरिया का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग में करना चाहिए। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिल की फसल में सफूर और पोटाश की पूरी मात्रा व नत्रजन की आधी मात्रा को बोने के समय आधार रूप में दे दिया जाता है और शेष नत्रजन की आधी मात्रा को खड़ी फसल में बोने के 30-35 दिन बाद निंदाई गुड़ाई करने के बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर प्रयोग करें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी। अगर खेत में नमी नहीं है तो यूरिया का प्रयोग करने से हमें फायदा नहीं होगा। तो बरसात के बाद या पानी लगा रहे हैं आप, तो पानी लगाने के बाद तिल्ली की खेत में आप यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई का काम करते हैं तो उसमें जो खरपतवार नियंत्रण है उनके लिए भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और खरपतवार अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो हाथ से निकलवा के या निदाई गुड़ाई करके या व्हीलों का प्रयोग करके 2 लाइन के बीच में हम खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल पर खरपतवारों को होने वाले प्रभाव को हम कम से कम कर सकें। जल प्रबंधन में तिली में, चूंकि तिली एक बहुत ही कम पानी चाहने वाली फसल है, तो पानी जल निकास के लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर अपन प्रयास करके उसको सीड्रिल से बुआई करने में कामयाब होते हैं और मेड़ नाली विधि से बोते हैं, तो उससे हम काफ़ी हद तक पानी को जो निकाल भी सकते हैं और उसको विपरीत परिस्थिति में उसको पानी की कमी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। कई बार एक पानी से दूसरे पानी के बीच में 15 से 20-25 दिन का गैप हो जाता है, 1 महीने का भी गैप हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में पानी की कमी के कारण हमारी फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त तिली में फिल्लोडी बीमारी देखने को मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान तिल में पहुँचाती है और वायरस के कारण होती है। तो इसके लिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो भी खेत हम यूज़ कर रहे हैं वो पहले सालों में उसमें ये बीमारी ना आई हो। अगर उसमें लगातार ये बीमारी देखने को मिल रही है तो क्योंकि मेनली सॉयल बॉर्न और एयर बॉर्न डिजीज़ है, तो मिट्टी से आपके खेत में अगर तिली की में ये बीमारी देखने को मिल रही है तो आप उसमें फसल चक्र का प्रयोग करें और उसमें 2-3-4 साल तक कम से कम तिली की फसल ना लगाएंगे। किसान भाइयों,
फायर लोडी रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे। उसके बाद फोरेट 10G की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर के मान में खेत में पर्याप्त नमी होने पर मिलाएं, ताकि रोग फैलाने वाली फुदका कीट का नियंत्रण हो जाए। इसके अलावा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या डाइमेथोएट दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर खड़ी फसल में 30, 40 और 60 दिन पर बोनी के बाद छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करते हैं तो तिली की फसल में तिलहौक मौत या दूसरा कोई सकिंग पेस्ट इल्ली तिल्ली में अगर हमें देखने के लिए मिलती है तिल की फसल में, तो आपको निश्चित तौर पर सबसे पहले उसकी पहचान करके उसमें उपयुक्त इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। अगर सकिंग पेस्ट आ रहा है तो हम कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें इल्ली देखने के लिए मिल रही है तो इल्ली में इमामेक्टिन बेंजोएट दवा है जिसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जिससे उसकी जो कीड़े हैं उनका नियंत्रण किया जा सकता है और हम अपनी फसल को सुरक्षित करके निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लोकेशन पता। उज्जैन में महाकाल मंदिर में हंगामा, महिला कांवड़ियों ने किया नियमों का उल्लंघन, बैरिकेडिंग तोड़कर गर्भगृह में प्रवेश की कोशिश। सीएम भूपेश बघेल ने की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, महिला सुरक्षा पर विस्तार से हुई चर्चा। आई फ्लू से निपटने को लेकर सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग, संक्रमण की रोकथाम के उपाय की गहन समीक्षा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल करेंगे कोरबा का दौरा, सीएसीबी की 2 नई यूनिट का करेंगे भूमि पूजन। अंबिकापुर में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला, हिंदू बनकर की विधवा महिला से दोस्ती, सच्चाई पता चलने पर एसपी ऑफिस पहुंची महिला। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का हल्ला बोल, गृहमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन, मासूम से रेप के मामले पर किया विरोध। पानी और सफाई की समस्या को लेकर जगदलपुर में बीजेपी और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, अमरूद की एक से बढ़कर एक प्रजातियों के पौधे मौजूद हैं, जिनसे नए पौधे तैयार करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने सरल और आसान विधि विकसित कर ली है, जिसे हम गूटी विधि के नाम से जानते हैं। इस तकनीक से किसान खुद अपने स्तर पर अमरूद के पुराने वृक्षों से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए गूटी विधि से पौधे तैयार करने के लाभ और इसकी विधि के बारे में जानते हैं डॉक्टर संचिता घोष से। किसान भाई, आज हम लोग बात करेंगे अमरूद का पौधा का प्रवर्धन कैसे करना है। तो अमरूद का पौधा हम बहुत आसान तरीका से गुट्टी विधि से तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी का समय जो है जुलाई चल रहा है, तो इस माह में हम लोग इसका प्रवर्धन कार्य जो है वो कर सकते हैं। अगर आप गुट्टी विधि से नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो फसल की उन्नत किस्मों का चुनाव करें, जिससे अधिक पैदावार मिल सके, ताकि बाजार में पौध का अच्छा बाजार भाव मिले। किसानों में जिन प्रजातियों के पौधों की मांग अधिक हो, उसी पौध को तैयार करना उचित रहता है। जिन पौधों की नर्सरी गूटी विधि से तैयार होती है, उनकी कुछ उन्नत किस्मों के पुराने पौधे पहले से तैयार होने चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो है अमरूद का पौधा जो मातृ पौधा होगा उसका हम बहुत अच्छे से चयन करते हैं। तो उसमें हम क्या क्या पॉइंट देखते हैं कि जो स्वस्थ पौधा हो, जिसका टहनिया अच्छा हो, जो बीमार नहीं है, तो ऐसा पौधा को हम सिलेक्ट चयन करते हैं। और उसके बाद हम
टहनी चयन करते हैं कि कौन सा टहनी में हम लोग को गुट्टी बांधना है। तो किसान भाई मैं बताना चाहूँगी कि जो टहनी है वो 1 साल पुराना होना चाहिए और उसका जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो 2 गांठ है, गांठ हम आप लोग जानते हैं, तो जो 2 गांठ है, 2 गांठ के बीच में क्या करते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाते हैं और उसका जो छिलका बोलते हैं उसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद सफ़ेद रंग का कैम्बियम बोलते हैं हम साइंटिफिकली, इसको वैज्ञानिक नाम से जानते हैं, वो निकल के आता है। तो हम क्या करते हैं उसके बाद उसको अच्छे से छील के हम उसमें जो मिट्टी मिक्सचर है वो लगाते हैं। देखिए मार्केट में स्फैग्नम मॉस बोल करके एक मीडिया आता है, उसको बस पानी में हल्का भिगा के भी हम तैयार कर सकते हैं इसका मिक्सचर। और या फिर अगर हम लोग को बनाना है तो उसमें हम तैयार कर सकते हैं 60% कोकोपीट और 30% जो मिट्टी है दोमट बालुई दोमट मिट्टी और 10% क्या है कोई भी वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे जो केचुआ की खाद है या फिर सड़ा हुआ गोबर का खाद भी हम ले सकते हैं। तो ये तीनों को बड़ा अच्छे से मिक्स करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला करके ऐसे हाथ में बॉल शेप में बना लेंगे। और जो मिक्सचर हम यूज़ करते हैं वो मिक्सचर बहुत ही नरम होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए ताकि उसमें जड़ आसानी से बन पाए और हल्का सा नमी भी उसमें होना चाहिए। और जब हम पूरा उसको मिक्सचर को वहाँ पे लगाने के बाद जब पॉलीथीन शीट उसमें लगाएंगे तो बहुत अच्छे से टाइट बांधना है, इसलिए ताकि बाहर का बारिश का पानी या फिर कोई भी पानी उसके अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर जाने के बाद क्या होगा वो सड़ जाएगा, उसमें जड़ नहीं बनेगा। तो हम टहनी चयन कर लिए। उसके बाद 2 गांठ के बीच में हम लोग चीरा भी लगा दिए 3 सेंटीमीटर लंबा। उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें जो है मिट्टी का जो मिश्रण हम तैयार किए हैं बॉल के शेप में बनाए हैं वो उसको हम बिल्कुल ऐसे तरह, अगर आप देख सकते तो दिखा दूंगी, ऐसे तरह इसको लगा देंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास सुतली होगा, सुतली से उसका दो भाग जो है 2 गांठ जो है अच्छा से बांध देंगे। उसके बाद जो अमरूद में 30 से 40 दिन लगता है इसमें जड़ आने के लिए। किसान भाइयों, वृक्षों में नए पौधे तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, जिस शाखा से नए पौधे तैयार करने होते हैं उसकी मोटाई पेंसिल जितनी होनी चाहिए। शाखा की छाल तेज धार वाले चाकू से छीलनी चाहिए। शाखा के कटे हुए भाग पर रूटेस यानी NAA का लेप अवश्य लगाएं। शाखा के कटे भाग पर मिट्टी को लगाकर पॉलीथीन से जरूर बांध दें। जब पॉलीथीन में जड़ें दिखने लगे तब शाखा को पुराने यानी मातृ वृक्ष से सावधानी पूर्वक काट लें। उसके बाद इसे पौधशाला में लगाएं। तो 30 से 40 दिन बाद उसमें सफ़ेद रंग का जड़ दिखाई देगा। जैसे ही बहुत अच्छा से जड़ दिखाई देगा उसको हम क्या करते हैं काट देते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं मिट्टी में उसका पन्नी खोल के उसके बाद उसको मिट्टी में अच्छा से और भी थोड़ा सा मिट्टी डाल के या फिर आप पॉट में भी लगा सकते हैं या फिर आप जमीन में भी लगा सकते हैं। और दूसरी सावधानी ये अवलंबन करना है कि जब हम कट करेंगे, कट करने के बाद ही उसमें पॉलीथीन का शीट निकालना है, उसके पहले नहीं। और तीसरी ये सावधानी है कि जो नाइफ से, जो चाकू से हम कट करेंगे वो चाकू बिल्कुल एकदम बीमारी मुक्त होना चाहिए, इसलिए उसको पहले कोई भी अल्कोहल या फिर कोई डिसइंफेक्टेंट से उसको बहुत अच्छे से उसको थोड़ा सा वॉश करके उसके बाद ही उसमें चीरा लगाएंगे, इसलिए ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उन महिलाओं 6.9 करोड़ लोगों का अनोखा प्रदर्शन, निगम दफ्तर की सीढ़ियों पर धोए कपड़े। महासमुंद में शिक्षकों की कमी से परेशान छात्रों ने स्कूल में लगाया ताला, शिक्षकों की कमी से पढ़ाई पर हो रहा असर। महिला सुरक्षा को लेकर अरुण साव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा NCRB के आंकड़ों ने खोल दी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल की पोल। पीएम मोदी ने गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का किया उद्घाटन, कार्यक्रम को किया संबोधित। सेमीकंडक्टर पर भारत की रणनीति और विकास पर की चर्चा। 7वें दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र, दोनों सदनों में विपक्ष का भारी हंगामा, सोमवार तक के लिए स्थगित हुई संसद की कार्यवाही।
इंडिया गठबंधन के सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन, मणिपुर पर पीएम के बयान की मांग। आप पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह ने आज भी संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। पिछले 3 दिन से लापता ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रायपुर द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में घने बादल छाए रहने के साथ साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हवा की गति 8 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने की संभावना है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की कतार में बुवाई करने के लिए बीज दर 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। धान की रुपाई वाले कुल क्षेत्र के लगभग 1/10 भाग में नर्सरी तैयार करें। इसके लिए मोटे धान वाली किस्मों की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पतले धान वाली किस्मों के बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। श्री पद्धति से धान की बुवाई के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता रहती है। श्री विधि से नर्सरी डालने के लिए 1 मीटर चौड़ी, 10 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाएं। क्यारियों के दोनों ओर सिंचाई वाली नाली बनाना जरूरी होता है। 1 हेक्टेयर धान की रुपाई के लिए 10 क्यारियों की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की बुवाई के लिए 65 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज को हमेशा कतारों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई करना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सोयाबीन और अन्य दलहनी फसलों के बीजों को राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम और पीएसबी कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। मक्का की संकर प्रजातियों का बीज 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है और संकुल किस्मों के बीजों की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। मक्का की कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मध्यम और देरी से पकने वाली किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सब्जियों की तैयार पौध का रोपण करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी लगे खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें। पशुओं को गीले और पानी भरे स्थानों पर नहीं चराना चाहिए। पशुशाला की नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पशुओं के लिए साफ और ताजे पानी की व्यवस्था करें। गलघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए मवेशियों में टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। 4 माह से अधिक उम्र की बकरियों को पीपीआर रोग से बचाने हेतु टीकाकरण जरूर कराएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर और दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दलौदी, जिला दमोह के कृषक होतम सिंह ने। ये कृषि वानिकी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं।
दोहतम सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कृषि वानिकी जो है वो एक कृषि का पर्याय है, एक आधुनिक तकनीकी है खेती में, जो कि परंपरागत तकनीकियां आज के समय में पूरी फेल हो रही हैं, धराशायी हो गई, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो खेती कर रहे हैं लोग, वो मुनाफा नहीं कमा पा रहे और उनकी जो आय है वो अधिक लग रही है, उसमें खेती करने में इतना उत्पादन अपन ले नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे समय में किसान भाइयों को कृषि वानिकी अपनानी चाहिए। कृषि वानिकी में फसलों के साथ साथ आप वृक्षों को लगा के नहीं, अंतर्वर्तीय फसलें आप लेके नहीं, आप अपनी आमदनी, अपना मुनाफा आप बढ़ा सकते हैं। हमारे प्रदेश के किसान अधिकतर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। आर्थिक विकास का एकमात्र विकल्प खेती बाड़ी कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। कृषि वानिकी की पद्धतियों को अपनाने से उनको कुटीर उद्योग जैसे दुग्ध उत्पादन, फल उद्योग, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन, गोंद, कत्था उत्पादन आदि का काम मिल सकता है। इस प्रकार से उन्हें रोजगार मिलेगा, जिससे उनके आर्थिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि कृषि वानिकी में कौन कौन से वृक्ष अपने को लगाने चाहिए और कौन कौन सी फसलें अपन इंटरक्रॉपिंग के रूप में ले सकते हैं वृक्षों के साथ में। कृषि वानिकी में अगर आपको इमारती वृक्ष लगाने का ये है उद्देश्य है, तो आप इमारती वृक्षों में आप खमेर का पौधा लगाएं। खमेर का पौधा जो है वो सागौन का एक सब्स्टिट्यूट है। सागौन का वृक्ष बड़ा होने में लगभग 25 साल लग जाते हैं, खमेर का वही पौधा 10 साल में आपका तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ आप सागौन भी आप लगा सकते हैं। अगर आप लंबा इंतजार कर सकते हैं तो सागौन के वृक्ष भी आप अपने मेड़ों पे लगा सकते हैं। अगर किसान भाई आपकी रुचि फलदार वृक्ष लगाने की है तो आप फलदार वृक्षों में आम के पौधे हैं, आंवला के पौधे हैं, उसके बाद में आपके गुआवा है आपका, उसके बाद में आपके बेर है आप ले सकते हैं, बेल आप ले सकते हैं, उसके बाद में आप अनार आप ले सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से आपकी जो मेड़ें होती है उन पे अपन लगा सकते हैं। अगर मेड़ों के अलावा भी आप अगर खेत में भी इंटरक्रॉपिंग करना चाहें तो अपन खेतों में भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पौधों के साथ साथ में अपन कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। जैसे कि अगर क्षेत्र अपना अधिक वर्षा वाला है तो जहाँ अपनी सोयाबीन की फसल होती है, उसके बाद में अपनी धान की फसल होती है, तो ऐसे वातावरण में हम लोग आंवला की फसल ले सकते हैं, सागौन अपन लगा सकते हैं, आम अपन लगा सकते हैं, तो गुआवा अपन ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी ज़मीन बंजर है जिसमें कुछ नहीं होता है, खेती करने लायक योग्य नहीं है, तो उस ज़मीन को भी अपने को उपयोग कर सकते हैं अपन कृषि वानिकी में। उसमें आप जो औषधीय पौधे हैं उनको लगाएं, जैसे कि आपका एलोवेरा है, आपका केवाच है, आपका सतावर है, आपका अश्वगंधा है आपका। तो ऐसे पौधे लगा के नहीं आप अपनी ज़मीन जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी है कि वो किस दूरी पे पौधे लगाए जाएं, जिससे कि क्या है कृषि कर्षण क्रिया करने में आसानी रह सके। तो अपने को देखना है कि कम से कम 5 बाई 5 मीटर पे अपन वृक्ष लगाएं, जिससे क्या होता है कि आसानी से आपकी जो जुताई है और बुवाई है वो आसानी से हो सकती है। जो स्पेसिंग है वो हर वृक्ष की अलग अलग रहती है। अगर आपको इमारती लकड़ी लगाना, आपका लकड़ी चाहिए उद्देश्य है आपका, तो वृक्षों को आप 5 बाई 5 मीटर पे लगाएं। और अगर आपको फलदार वृक्ष लगाने हैं तो फलदार वृक्षों को आप 8 मीटर बाई 8 मीटर पे लगाएं। अगर क्राउन फैलेगा तो उतने ज़्यादा फल लगेंगे, इसलिए फलदार वृक्षों को हमेशा 8 बाई 8 मीटर पे लगाएं। और ज़मीन आपकी जो बंजर है, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी जगह पे आप स्पेसिंग कम कर सकते हैं। कृषि वानिकी से उत्पादन संस्थान के संरक्षण के साथ साथ मृदा के गुणों में भी सुधार होता है। कृषि वानिकी में पौधों और दलहनी फसलों की जैविक क्रियाओं से नत्रजन स्थिरीकरण होता है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। पौधों और फसलों को साथ साथ उगाने से एक दूसरे को उर्वरक तत्वों की पूर्ति में सहायता मिलती है। मृदा संरचना में सुधार होता है, जो कि फसल उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। जो अपन ने कृषि वानिकी लगाया था
और वानिकी वाले जो पौधे लगाए थे उनके नीचे अपन जो डब्बे होते हैं, मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं, उनको अपन रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में वहाँ छाया भी रहेगी वहाँ पे। और क्या होता है कि कुछ वानिकी के पौधे ऐसे हैं जिनमें गर्मियों के समय में फ्लावर आता है, तो ऐसे समय में क्या है, मधुमक्खी अपना जो शहद है, अपना भोजन है, वो जो वानिकी वाले वृक्ष लगे हुए हैं उनके फूलों से ले सकती हैं। तो ये भी एक अभिन्न अंग है, इसको भी कृषक भाई इसको भी उसमें जोड़ सकते हैं। किसान भाई, कृषि वानिकी का चयन करने से पहले अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो बात आती है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, इसका अपने को पता होना चाहिए। वहाँ की जो वर्षा का पैटर्न है वो कैसा है, कितनी वर्षा होती है, क्या होती है, तो उस हिसाब से अपने को चयन करना है। वहाँ की जलवायु कैसी है उसको अपने को देखना है। उसके बाद में वहाँ का जो मार्केटिंग कैसी है, वहाँ की मतलब लोगों की डिमांड कैसी है, लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, तो उस हिसाब से अपने को वृक्षों को लगाना है। तो किसान भाइयों से यही अपील है कि आप जो कृषि वानिकी लगाने से पहले जो भी बातें अपन ने बताई हैं उन बातों का अनुसरण करके ही अपने को कृषि वानिकी का चयन करना चाहिए। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी